एज पहले मुझे भी बाकी तरह ही लगता था, मुझे भी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं पढ़ मतलब इतना बड़ा पोस्ट है, मैं नहीं। ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं बीपीएससी डीआई 2023 की क्वालिफाइड स्टूडेंट मृणाल, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 75। सो वेलकम मृणाल, कांग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? किस तरीके से आपने तैयारी की थी और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तैयारी तो मैंने स्टार्टिंग में जो बेसिक्स बुक्स होते हैं उससे की, फिर ऑनलाइन मैंने फार्मेसी इंडिया के वीडियोस थे उससे बहुत सारा किया, और फिर जो हमारे कॉलेज के जो नोट्स थे टीचर्स के और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाए जाते थे उससे मैंने पढ़ा, बहुत बेसिक से ही। और जो डेप्थ में था वो बुक से, जो बेसिक बुक्स जैसे हम जानते हैं केडी त्रिपाठी फार्माकोगनोसी कोलॉजी के लिए और कोगनोसी का जो बुक है वो। जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा मृणाल आपसे। सबसे पहले बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर फैमिली आल्सो फॉर सिक्योरिंग दिस थैंक यू। मैस्मराइजिंग रैंक। सो मेरा मृणाल एक क्वेश्चन है आपसे कि ड्रग इंस्पेक्टर, आपका जो ये वर्ड ही सुन के बच्चों को लगता है कि सर हम तो तैयारी ही नहीं कर पाएंगे, तो आपने पहली बार जब इसके बारे में सुना या इसके बारे में तैयारी करना सोचा, एज एन इनिशियल पॉइंट आपने कैसे स्टार्ट किया? एज पहले मुझे भी बाकी तरह ही लगता था, मुझे भी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं पढ़ मतलब इतना बड़ा पोस्ट है, मैं नहीं वो कर सकती हूँ सक्सेस। लेकिन फिर मैंने, मेरे एक रिलेटिव है उन्होंने मुझे बताया, बहुत इंस्पिरेशन दिया मुझे। फिर मैं प्रिपरेशन की इसकी, और मैं अभी सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन कर रही थी। उसके बीच में ड्रग्स इंस्पेक्टर का भी वो फॉर्म आया तो मैं भी उसके उसकी भी तैयारी करी। फिर मेंस हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करी। काफी डर था मन में क्योंकि फर्स्ट टाइम था और कोई इंटरव्यू के लिए गाइडेंस नहीं था। काफी टाइम पहले वैकेंसी आई थी तो कोई पीवाईक्यू भी नहीं था हमारे पास, तो काफी मन में डर था, लेकिन ओके। कुछ गाइडेंस हार्ड मिला सीनियर से भी। कुछ हर्डल्स आई होंगी। कोई स्टूडेंट्स की लाइफ में बिना हर्डल्स के तो कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता, तो वो ऑब्वियस बताना चाहेंगे, वो एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहेंगे? हर्डल्स थी क्योंकि पता नहीं था ना कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अगर कोई एग्जाम ईयरली ईयरली ली जाती है उसमें पीवाईक्यू होता है, अपने को पता होता है तो कैसा क्वेश्चन। इसमें काफी बिहार में काफी पहले आई थी वैकेंसी, और यूपीएससी का जो डीआई का एग्जाम होता है उससे काफी डिफरेंट होता है क्वेश्चन पैटर्न, और इसमें काफी डिफरेंट। तो उसमें समझ नहीं आ रहा था क्या पढूं क्या छोड़ू, क्योंकि सब कुछ पढ़ना एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है ऑन द पॉइंट, लेकिन अपना बेस्ट दे सकते हैं, यही कह सकते हैं। फिर बहुत सारे सीनियर से वो लिया मैंने एक्सपीरियंस उनका, जो प्रिपरेशन करा रहे थे उनसे पूछा, उनका उनका गाइडेंस मिला मुझे। ओके। उसके बाद से मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करी। इसमें एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो पेपर आपके अलग अलग हुए थे तो वो किस तरीके से हुए थे? थोड़ा सा मैं चाहूंगा उस पर आप हाईलाइट करें उसको, कि पेपर किस तरीके से आपके हुए थे। पेपर जो हमारे थे 8 पेपर में डिवाइडेड थे, और सारे पेपर्स हमारे 50-50 मार्क्स में थे। 400 टोटल मार्क्स का हमारा रिटन एग्जामिनेशन था, जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न था। उसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलते थे। ओके, ग्रेट। फिर एक इंटरव्यू का यस आपका प्लीज। कैसा एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू के लिए तो ऑब्वियसली जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल नहीं पूछा उन्होंने। मृणाल, उसके लिए मैं काफी, बिल्कुल क्योंकि शुरुआत से जाना चाहूंगा। शुरुआत से सर ने पूछा ना इंटरव्यू का, जस्ट जीरो से, क्योंकि मतलब आप एंटर हुए एग्जाम जैसे इंटरव्यू हॉल में, तो हाउ इज द एक्सपीरियंस? डर लग रहा था? आई वांट टू नो एंड पीपल वांट्स टू नो आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मेंस का रिजल्ट आया था तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा रिजल्ट होगा। लेकिन फिर मैंने देखा, फिर मैंने तो एडमिट कार्ड भी नहीं मिल रहा था इस फिर मैंने खोजा देखा। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन का तो कुछ भी उतना नहीं किया, जो पढ़ा था वही। और जैसे इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू के लिए एंटर करी, बाहर बैठी हुई थी तो लोगों का इंटरव्यू चल रहा था, तो मुझे लग रहा कितने देर चल रहा है, कितने देर चल रहा है। जब मैं खुद गई तो मुझे पता ही नहीं चला कि 10-15 मिनट निकल कैसे गए।
ओके कुछ भी मतलब नॉर्मल जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वो लोग भी बात करते, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं वो लोग, ये मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी वो जो डर रहता है मन में वो हमेशा ही रहता है कि क्या पूछ देंगे, क्या पूछ देंगे। जैसे मेरे को उस टाइम पे मेरी तबीयत खराब थी तो मुझे एंटीबायोटिक के बारे में मुझसे क्वेश्चंस आए थे। ओके। कितने लोग थे पैनल में? 5 लोग थे। 5 लोग थे। तो एक जब चेयरमैन थे और 4 मेंबर। जितने भी लोग जाते हैं सबको एक ही पैनल होता है या डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स होते हैं सबके? डिफरेंट डिफरेंट पैनल होते हैं। जैसे हमारे इंटरव्यू में जहां तक मुझे पता है वो 2 पैनल थे, क्योंकि बच्चे 147 थे तो उसके ओके कारण 2 पैनल बने हुए थे। ओके ग्रेट। कुछ और क्वेश्चंस जो आपको याद हो, जो पूछे गए हो नॉर्मल आपसे, जो जनरल बेसिस हाँ, के सब्जेक्ट? ओआरएस के बारे में पूछा गया था कि ओआरएस का कॉम्पोजिशन क्या होता है। फिर एक सर ने पूछा था कि अगर कोई कंपनी में अगर हम इंडियन फार्माकोपिया में कोई फॉर्मूला दिया हो और वो यूएसपी में डिफरेंट फॉर्मूला दिया हुआ तो वो हम चेंज करके बना सकते हैं या नहीं इंडिया में। ओके तो उसका आंसर मुझे मतलब मैं बोली कि नहीं, इंडियन फार्माकोपिया कोई फॉलो कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं है, लेकिन अभी इस पे केस चल रहा है शायद। ओके अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे तो वो ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहे थे। ग्रेट। सो एक मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि वाकई जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो वाकई आपकी इंटरव्यू में काम आई, क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं कि बस फार्मा का पढ़ लो इंटरव्यू हो जाएगा। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में? कि कुछ बैठने का तरीका भी वो नोटिस करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप कैसे देख आपने कैसे देखा इन चीजों? जी, मैं ये इस तो देखती हूँ, ये चीज तो पर्सनालिटी टू डिपेंड, क्योंकि इंटरव्यू का नाम ही होता है पर्सनालिटी टेस्ट। नॉलेज टेस्ट तो वो पहले कर चुके होते हैं रिटन में। तो आपका पर्सनालिटी, बैठने का तरीका, वहां जाके ग्रीट करने का तरीका, कैसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, फिर वहां पे कैसे खुद को एक रिप्रेजेंट करना, खुद की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करना, बहुत बड़ा रोल होता है इसमें तो। क्योंकि कम्युनिकेशन के दौरान, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपके पर्सनालिटी को ही, जो उनके, मुझे जहां तक लग रहा था वहां के जो चेयरमैन थे वो इन चीजों को नोटिस कर रहे थे, और जो वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए पूछते हैं कि आप किसी चीज को हैंडल कैसे कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे इसमें एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन अगर आप बता सकें जो आपसे पूछा गया हो। जैसे पूछा गया था कि अगर आपको 12 बजे रात को रेड मारने के लिए बुलाया जाए तो आप क्या करेंगी। ओके तो मैंने बोला कि मैं जरूर चाहूंगी। मैं तो बोले कि सिक्योरिटी का क्या होगा, तो फिर मैं बोली कि मैं, जो हमारा ऐसा होता है ना कि रेड के पहले हमें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में बोलना होता है, वहां से मैं फोर्स करूंगी। कहते वो अगर हेल्प नहीं करे तो मैं बोलूंगी मैं सीनियर अथॉरिटी से बात करूंगी इस विषय में, और मैं एक फोर्स के साथ ही जाऊंगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाइस। सो बाकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसके बेसिस पर आप जो आप अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको कैसे आप एडवाइस करना चाहोगे कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना चाहिए? मैं यही बोलूंगी, स्टार्टिंग से जो कॉलेज का पढ़ा है ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ड्रग्स इंस्पेक्टर, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझसे, मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट थी कॉलेज की, बहुत टॉपर नहीं थी, लेकिन ऐसा अगर हम हार्डवर्क करें और उस चीज को अच्छे से पढ़े, मतलब जो भी कॉलेज का जो हमारे जो पीसीआई का सिलेबस है उसको काफी हद तक वो होता है, काफी हेल्प मिलता है। ओके मेरा एक क्वेश्चन है मृणाल इस चीज से कि मेनली अभी तो अच्छी फीलिंग होगी कि हाँ ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफाई कर लिया है। तो मेनली जो स्टूडेंट्स हैं बी फार्म पास आउट हैं या कॉलेज, अक्सर जो मेनली या तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि उनको वैकेंसीज के बारे में ही नहीं पता लग पाता है। तो आप कैसे मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे अपने आप को अवेयर रखें? करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है वाकई एग्जाम में? नॉन फार्मा से वाकई पूछा जाता है क्या? कुछ इस तरीके का आप उसके बारे में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वैकेंसीज के लिए तो हम अगर अवेयर है तो यूट्यूब के चैनल से, फार्मेसी इंडिया का भी जो चैनल है उससे भी हमेशा अपडेट आते रहता है। हर एक वैकेंसी का भी, फार्मासिस्ट का भी आया हुआ था, जैसा व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी है फार्मेसी इंडिया का, वो भी मैंने ज्वाइन कर रही है, वहां पे भी सारे अपडेट आते रहते हैं। और रेगुलर सारे स्टेट के
और सेंट्रल के तो वेबसाइट चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें अपडेट इसके थ्रू, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू मिल जाते हैं। तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये वैकेंसीज आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल होता है वीडियोस, उसके उसके हेल्प से भी हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा इसमें है बच्चा आपसे कि एक दिन में कितने घंटे सफिशिएंट हो सकते हैं पढ़ाई के लिए? मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी पढ़ लो, मिनिमम कितने घंटे सफिशिएंट ये हो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे में ग्रास्प कर सकता है। कोई 5 घंटे में भी कर लेता है, कोई 12 घंटे में भी नहीं कर पाता, तो वो स्टूडेंट के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम आती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि या तो मास्टर्स में होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉलेज जाना होता है, या फिर मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं। तो वो उस चीज को कैसे हम्म टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस से जस्ट गुजर कर आए हैं, तो वो कैसे टैकल कर सकते हैं इस चीज को? उस चीज को तो टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जॉब में वर्किंग 9 to 5 रहता है, उसके बाद इतना माइंड भी थक जाता है, बॉडी भी थक जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि शाम को थोड़ा टाइम या सुबह में मॉर्निंग का टाइम दे, क्योंकि थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो और जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि सुबह से शाम तक कॉलेज, लैब, उसके बाद काफी थक जाते हैं। तो जो शाम का टाइम होता है या फिर जो मॉर्निंग का टाइम होता है, मुझे लगता है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग का टाइम ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है सुबह का। ओके। दैट्स नाइस मृणाल। मैं समझता हूँ काफी लोगों को इस चीज से बहुत हेल्प मिलेगी पंकज सर, और बिल्कुल। काफी चीजें को रिलेट कर पाएंगे एक एस्पिरेंट से, क्योंकि काफी बच्चों के सेम ही सवाल होते हैं सर कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजों में, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू मृणाल ऑन बिहाफ ऑफ होल फार्मेसी इंडिया टीम फॉर कनेक्टिंग विद अस ऑन दिस बिहाफ। एंड एट लास्ट मैं फिर से बधाई देना चाहूंगा सबसे पहले तो आप लोगों के पेरेंट्स को कि उन्होंने इतना अच्छा शिक्षा दी और इतना अच्छा एक वजूद दिया, और हमें भी उस चीज से जुड़ने में भी हमें भी अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच सर। नाउ यू कैन कंटिन्यू प्लीज। बिल्कुल मीनाल, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू थैंक यू।